जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैराथन एग्रीकल्चर क्लासेस पर। साथियों, शून्य से शिखर सीरीज का भाग 5 आज आपके सामने प्रस्तुत है। आशा है यह सीरीज आपको काफ़ी पसंद आ रही होगी। इस सीरीज के सारे प्रश्न आपको पसंद आ रहे होंगे। आइए देखते हैं आज के भाग का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है। भारत की मुख्य तिलहनी फसल है। ऑप्शन ए सरसों, ऑप्शन बी सोयाबीन, ऑप्शन सी मूंगफली, ऑप्शन डी तिल। तो भारत की मुख्य तिलहनी फसल कौन सी है? भारत की मुख्य तिलहनी फसल है मूंगफली। कौन सी है? मूंगफली। भारत की मुख्य तिलहनी फसल मूंगफली है। आइए देखते हैं अन्य ऑप्शनों के बारे में। सरसों की खेती सबसे ज़्यादा राजस्थान में होती है। हम कह सकते हैं कि यह राजस्थान की प्रमुख तिलहनी फसल है। प्रमुख तिलहनी फसल है। सोयाबीन की सबसे ज़्यादा खेती मध्य प्रदेश में होती है। मध्य प्रदेश में होती है। और सोयाबीन कहाँ की मुख्य तिलहनी फसल है? यह सोयाबीन विश्व की मुख्य तिलहनी फसल है। विश्व की मुख्य तिलहनी फसल कौन सी है? सोयाबीन। तो भारत की मुख्य तिलहनी फसल कौन सी है? मूंगफली। तिल को क्या कहते हैं? तिल को कहते हैं तिलहनी फसलों की रानी। तिलहनी फसलों की रानी किसे कहा जाता है? तिल को। तिलहनी फसलों की रानी कौन है? तिल। हमारे प्रश्न का सही आंसर है मूंगफली। भारत की मुख्य तिलहनी फसल मूंगफली को कहा जाता है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है। सरसों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। तो सरसों का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है? तो वह है बी राजस्थान। राजस्थान में सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन किया जाता है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन, इसे सोया सिटी भी कहते हैं। सोया सिटी के नाम से किसे जानते हैं? मध्य प्रदेश को जानते हैं। बिहार में लीची का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। लीची, मुजफ्फरपुर जिला लीची के लिए फेमस है। उत्तर प्रदेश में गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में किया जाता है। लेकिन प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता पूछे तो गेहूं की उत्पादकता पंजाब राज्य की सबसे ज़्यादा है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 3, धान का खैरा रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। धान का खैरा रोग बहुत बार पूछा गया है। किस पोषक तत्व की कमी से होता है? ऑप्शन ए जिंक, ऑप्शन बी Fe या लोहा, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी कैल्शियम। तो धान का खैरा रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? यह जिंक पोषक तत्व की कमी से होता है। जिंक पोषक तत्व की कमी से होता है। किसने बताया? YL नेने जी ने इसकी खोज की थी। YL नेने इसकी खोज की थी पंतनगर में। खैरा रोग की खोज किसने की थी? YL नेने ने। खैरा रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? यह जिंक की कमी से होता है। हमारा सही आंसर है ए, जिंक की कमी से। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आशा है दोस्तों आपको यह प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। प्रश्न 4 आपके सामने प्रस्तुत है। फलों से जेली बनाने का मुख्य तत्व है। ऑप्शन ए चीनी, ऑप्शन बी सेल्यूलोज, ऑप्शन सी विटामिन, ऑप्शन डी पैक्टिन। तो जेली बनाने के लिए सबसे अच्छा क्या तत्व है? पैक्टिन। अगर किसी भी फल में पैक्टिन की मात्रा ज़्यादा है तो सबसे अच्छी
जेली बनती है। तो ऐसे कौन सा फल है जिसमें सबसे ज़्यादा पेक्टिन की मात्रा पाई जाती है? तो अमरूद में। अमरूद में सबसे ज़्यादा पेक्टिन की मात्रा पाई जाती है। चीनी से, चीनी के मिलाने से कलर आता है। आपने सुना होगा चर्निंग ऑफ शुगर। जेली का लाल रंग किसके कारण आता है? चर्निंग ऑफ शुगर के कारण, चीनी के कारण। तो जेली का लाल रंग चीनी के कारण आता है। इस प्रश्न का सही आंसर है डी, पेक्टिन, जो अमरूद में सबसे ज़्यादा होती है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। लवणीय मृदा या सैलाइन सॉइल का पीएच होता है। ऑप्शन ए लेस देन 8.5, ऑप्शन बी मोर देन 8.5, ऑप्शन सी 8.5, ऑप्शन डी 7। तो इस प्रश्न का सही आंसर है लेस देन 8.5। लवणीय मृदा का पीएच कितना होता है? 8.5 से कम। आइए देखते हैं अगले ऑप्शन को। मोर देन 8.5 यह क्षारीय मृदा का पीएच होता है। क्षारीय मृदा का पीएच कितना होता है? मोर देन 8.5। 8.5 किसका है? यह लवणीय तथा क्षारीय दोनों, लवणीय तथा क्षारीय मृदा का पीएच कितना होता है? 8.5। 7 यह न्यूट्रल का होता है। हमारा प्रश्न था लवणीय मृदा का पीएच कितना होता है? तो लवणीय मृदा का पीएच होता है लेस देन 8.5, ऑप्शन ए। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। फव्वारा सिंचाई या स्प्रिंकलर इरिगेशन पद्धति सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन ए लवणीय भूमि के लिए, ऑप्शन बी उबड़ खाबड़ भूमि के लिए, ऑप्शन सी अम्लीय भूमि के लिए, ऑप्शन डी समतल भूमि के लिए। तो फव्वारा सिंचाई यह सबसे ज़्यादा उपयुक्त है उबड़ खाबड़ भूमि के लिए। जहाँ की भूमि अंडुलेटेड हो या उबड़ खाबड़ हो, वहाँ पर फव्वारा सिंचाई सबसे उपयुक्त होती है। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। सर्रा किस पशु की बीमारी है? ऑप्शन ए भैंस, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी घोड़ा, ऑप्शन डी ऊंट। तो सर्रा बहुत ही घातक बीमारी है। यह ऊंट की बीमारी है, प्रमुख बीमारी है। किसके कारण होती है? प्रोटोजोआ के कारण। प्रोटोजोआ के कारण होती है। प्रोटोजोआ के कारण होती है। प्रोटोजोआ के कारण होती है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण। एसआरआई विधि से कौन सी फसल संबंधित है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी धान, ऑप्शन डी ज्वार। तो एसआरआई विधि से कौन सी फसल संबंधित है? यह धान की नर्सरी लगाने की एक विधि है। धान की नर्सरी लगाने की विधि है। इसका कभी कभी पूरा नाम पूछ लेता है। तो पूरा नाम है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन इसका पूरा नाम होता है। और इसकी कुछ खास बात जान लेते हैं। यह कहाँ की है? मेडागास्कर से लाई गई। मेडागास्कर कहाँ पे है? यह अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। मेडागास्कर, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका। इसकी खोज किसने की? एसआरआई की। तो एक फादर थे, फादर डी लॉलिनो ने एसआरआई की खोज की थी। कभी कभी आपसे इसका सीड रेट पूछ लेता है कि इसका सीड रेट कितना होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो सीड रेट इसका होता है 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। स्पेसिंग कितनी होती है? स्पेसिंग देख लेते हैं। इसकी स्पेसिंग होती है, स्पेसिंग R/P, मतलब रो से रो की दूरी और प्लांट से प्लांट की दूरी को स्पेसिंग कहा जाता है।
कितनी होती है? यह 25 गुणा 25 सेंटीमीटर, बहुत ही महत्वपूर्ण, 25 गुणा 25 सेंटीमीटर रखी जाती है। इसकी पौध कितने दिनों में तैयार हो जाती है? तो इसकी पौध 8 से 12 दिनों में तैयार हो जाती है। 8 से 12 दिनों में तैयार हो जाती है। आशा है आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न इस प्रकार है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। जौ के मौल्या रोग का कारक है ए सूत्रकृमि, बी फफूंद, सी जीवाणु, डी कीट। तो जौ के मौल्या रोग का रोग कारक कौन है? यह एक नेमेटोड होता है। उस नेमेटोड का नाम क्या है? हेट्रोडेरा अबेनी। हेट्रोडेरा अबेनी के कारण जौ का मौल्या रोग होता है। जौ कह लीजिए या गेहूं का मौल्या रोग, दोनों ही हेट्रोडेरा अबेनी के कारण ही होता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत बार पूछा गया है। भिंडी में पीत सिरा वायरस या येलो वैन मोजैक वायरस का प्रसार कौन करता है? ऑप्शन ए जैसिड, ऑप्शन बी एफिड, ऑप्शन सी सफ़ेद मक्खी, ऑप्शन डी घरेलू मक्खी। तो पीत सिरा वायरस येलो वैन मोजैक का प्रसार कौन करता है? यह सफ़ेद मक्खी के द्वारा इसका प्रसार किया जाता है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? बैमेसिया तबेसी। बैमेसिया तबेसी के द्वारा येलो वैन मोजैक वायरस का प्रसारण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है सी सफ़ेद मक्खी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, सबसे शुद्ध आनुवंशिक बीज होता है? ऑप्शन ए नाभिक बीज, ऑप्शन बी प्रजनक बीज, ऑप्शन सी आधारीय बीज, ऑप्शन डी प्रमाणित बीज। तो सबसे ज़्यादा शुद्ध आनुवंशिक बीज कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा शुद्ध आनुवंशिक बीज है आपका नाभिक बीज या न्यूक्लियस सीड। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि इस पर कौन सा टैग लगा होता है, तो इस पर किसी भी प्रकार का टैग नहीं लगा होता, नो टैग, किसी भी प्रकार का टैग नहीं लगा होता है न्यूक्लियस सीड पर। देखते हैं अगले ऑप्शन को, ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड पर सुनहरा पीला, मोस्ट इम्पोर्टेंट, सुनहरा पीला टैग लगा रहता है। आधारी बीज पर सफ़ेद टैग लगा रहता है। प्रमाणित या सर्टिफाइड पर इसे ही किसानों को दिया जाता है खेती के लिए, और इस पर नीला टैग लगा होता है। कैसा टैग होता है? नीला टैग लगा होता है। हमारा प्रश्न था सबसे शुद्ध आनुवंशिक बीज कौन सा है? तो सबसे शुद्ध आनुवंशिक बीज है नाभिक बीज या न्यूक्लियस सीड, जो 100% शुद्ध होता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में तिलहनी फसलों की रानी किसे कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन ए मूंगफली, ऑप्शन बी तिल, ऑप्शन सी सोयाबीन, ऑप्शन डी सरसों। तो तिलहनी फसलों की रानी किसे कहा जाता है? तिलहनी फसलों की रानी कहते हैं तिल को। तो राजा किसे कहते हैं? राजा कहते हैं मूंगफली को। मूंगफली को राजा कहा जाता है और रानी किसे कहा जाता है? तिल को। तिल में तेल कितना होता है? तो 50% तेल और 18 से 20% प्रोटीन तिल में पाई जाती है। 18 से 20% प्रोटीन और 50% तेल की मात्रा तिल में पाई जाती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। मूंगफली में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन ए 33%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 26%, ऑप्शन डी 45%। तो मूंगफली में प्रोटीन की मात्रा पूछ रहा है और बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है।
मूंगफली में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है 26%। 33% क्या है? 33% सरसों में तेल की मात्रा। सरसों में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है? 33%। 40% यह सोयाबीन में प्रोटीन कितनी पाई जाती है? 40% और तेल 20%। 45% क्या है? 45% मूंगफली में तेल की मात्रा किसमें? मूंगफली में। तेल की मात्रा मूंगफली में तेल की मात्रा कितनी होती है? 45%। मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा प्रश्न था मूंगफली में प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है सी, 26%। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने प्रस्तुत है। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन की शुरुआत किस वर्ष होती है? इसे शॉर्ट फॉर्म में NHMB कहा जाता है। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन की शुरुआत किस वर्ष होती है? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2004, ऑप्शन सी 2005, ऑप्शन डी 2007 में। तो NHM की शुरुआत किस वर्ष होती है? इसकी शुरुआत होती है सन 2005 में। आइए देखते हैं अन ऑप्शन को। सन 2000 में क्या हुआ था? सन 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किसके शासनकाल में चली थी? यह अटल बिहारी जी के शासनकाल में चली थी। अटल बिहारी जी के शासनकाल में। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। आइए देखते हैं अन्य ऑप्शन को। अन्य ऑप्शन आपका इस प्रकार है। 2004 में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण किसान कॉल सेंटर की शुरुआत होती है। किसान कॉल सेंटर की शुरुआत हो जाती है। किसान कॉल सेंटर। कभी कभी आपसे इसका टोल फ्री नंबर पूछ लेता है। तो इसका टोल फ्री नंबर क्या है? इसका टोल फ्री नंबर है 1800 180 1551। 1800 180 1551 इसका टोल फ्री नंबर है। देखते हैं 2007 को। 2007 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत होती है। मिशन की शुरुआत कब होती है? 2007 में। हमारा प्रश्न था नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन या NHM की शुरुआत किस वर्ष होती है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2005 में। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगले प्रश्न पे जाने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो उसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। नियमित वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत बार पूछा गया प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 16 मानसून किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी लैटिन, ऑप्शन डी ग्रीक। तो मानसून किस भाषा का शब्द है? यह अरबी भाषा का शब्द है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत बार पूछा गया। मानसून किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। और कौन कौन से शब्द हैं जो अरबी भाषा के हैं? तो आप खरीफ, रबी और जायद, तीनों ही खरीफ, रबी और जायद तीनों ही कैसे हैं? यह भी अरबी भाषा के शब्द हैं। संस्कृत का कौन कौन सा है? संस्कृत का है आपका कपास, शर्करा या गन्ना जिसे कह सकते हैं, गन्ना, लाख, ये कैसे हैं? संस्कृत भाषा के शब्द हैं। लैटिन
जिन शब्दों के अंत में कल्चर लग जाए, जिन शब्दों के अंत में क्या लग जाए, कल्चर, उन्हें सब लैटिन कहते हैं। और ग्रीक, इसमें नोमी या लॉजी, शब्दों के अंत में क्या लग जाए, नोमी या लॉजी, वो सब कैसे होते हैं, ग्रीक। हमारा प्रश्न था मानसून किस भाषा का शब्द है, तो मानसून अरबी भाषा का शब्द है, इसका बी ऑप्शन सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है, बहुत ही महत्वपूर्ण। प्रश्न नंबर 17, फादर ऑफ गोल्डन राइस या सुनहरे चावल के जनक कौन है? ऑप्शन ए जीएस खुश, ऑप्शन बी एस नागराजन, ऑप्शन सी फादर हेनरी डी लॉलिने, ऑप्शन डी इंगो पोर्ट्रिकस। तो फादर ऑफ गोल्डन राइस कौन है? यह है इंगो पोर्ट्रिकस, फादर ऑफ गोल्डन राइस। विटामिन ए की मात्रा इसमें पाई जाती है। कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए। रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। जीएस खुश, सुपर राइस, इन्होंने कौन सी अवधारणा दी थी? सुपर राइस। अगर साधारण किस्म से 10 से 15% ज़्यादा पैदावार होती है तो उसे सुपर राइस कहा जाता है। एस नागराजन जी ने सुपर व्हीट की अवधारणा दी थी। डी लॉली ने, इन्होंने धान की एसआरआई विधि किसने दी थी? फादर हेनरी डी लॉलिने जी ने। हमारा प्रश्न था फादर ऑफ गोल्डन राइस किन्हें कहा जाता है? तो फादर ऑफ गोल्डन राइस ऑप्शन डी इंगो पोर्ट्रिकस जी को कहा जाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। फादर ऑफ टिलेज या मॉडर्न टिलेज किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन ए जोथ्रो टुल, ऑप्शन बी ई.एच. फॉकनर, ऑप्शन सी जी.बी. ट्रिपलेट, ऑप्शन डी पीटर डी सिकरेंजी। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो फादर ऑफ टिलेज किसे कहा जाता है? जोथ्रो टुल को। देखते हैं इनके बारे में और जानते हैं। और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें फादर ऑफ बीट कहा जाता है। फादर ऑफ बीट किसे कहते हैं? जोथ्रो टुल को। और मिनिमम टिलेज शब्द किसने दिया था? ध्यान दीजिएगा, मिनिमम टिलेज शब्द की बात कर रहा है। मिनिमम टिलेज शब्द किसने दिया था? जोथ्रो टुल ने दिया था। और फादर ऑफ मिनिमम टिलेज कौन है? फादर ऑफ मिनिमम टिलेज हैं आपके ई.एच. फॉकनर। फादर ऑफ मिनिमम टिलेज कौन है? ई.एच. फॉकनर। लेकिन मिनिमम टिलेज शब्द किसने दिया था? तो जोथ्रो टुल ने दिया था। जी.बी. ट्रिपलेट को देखते हैं। फादर ऑफ जीरो टिलेज कौन है? जी.बी. ट्रिपलेट। पीटर डी सिकरेंजी, बहुत महत्वपूर्ण, फादर ऑफ एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान के जनक। फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है? पीटर डी सिकरेंजी। हमारा प्रश्न था फादर ऑफ टिलेज या मॉडर्न टिलेज कौन है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन ए जोथ्रो टुल। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है, ऑफशूट द्वारा प्रवर्धन होता है। ऑप्शन ए स्ट्रॉबेरी में, ऑप्शन बी केला में, ऑप्शन सी अनानास में, ऑप्शन डी खजूर में। तो ऑफशूट के द्वारा प्रवर्धन किस में होता है? यह होता है खजूर में। खजूर में प्रवर्धन का कारक क्या है? ऑफशूट। कभी कभी आपसे इसका वजन पूछ लेता है, तो इसका वजन होता है 10 से 12 किलोग्राम वजन। ऑफशूट का वजन होता है 10 से 12 किलोग्राम। और खजूर का किससे होता है? इसका हम शक्कर के द्वारा भी कर सकते हैं। राजस्थान में शक्कर के द्वारा भी इसका प्रवर्धन किया जाता है। देखते हैं स्ट्रॉबेरी को। स्ट्रॉबेरी इसका रनर द्वारा
रनर्स द्वारा किसका होता है? स्ट्रॉबेरी का होता है। केला का बहुत ही महत्वपूर्ण स्वाड शकर के द्वारा किसका होता है? केले का होता है। और केले का किससे होता है? टिश्यू कल्चर के द्वारा। देखते हैं अगला ऑप्शन अनानास का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, इसका क्राउन एंड स्लिप्स के द्वारा, ये अनानास का होता है। हमारा प्रश्न था ऑफशूट द्वारा प्रवर्धन होता है, तो ऑफशूट द्वारा प्रवर्धन किसका होता है? खजूर का। इसका वजन 10 से 12 किलोग्राम इसका वजन होता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। अनार के पौधरोपण की दूरी है। ऑप्शन ए 10 × 10 मीटर, ऑप्शन बी 8 × 8 मीटर, ऑप्शन सी 6 × 6 मीटर, ऑप्शन डी 5 × 5 मीटर। तो अनार के पौधरोपण की दूरी कितनी होती है? ऑप्शन डी 5 × 5 मीटर इसके पौधरोपण की दूरी होती है। अनार कहाँ का नेटिव है? यह ईरान इसकी उत्पत्ति है। किसकी? अनार की। देखते हैं अन ऑप्शन के बारे में। 10 × 10 बहुत महत्वपूर्ण, आम का, जामुन का, बेल का और कटहल का। बेल और कटहल इन सबका कितना होता है? 10 × 10 मीटर। 8 × 8 बहुत महत्वपूर्ण, आंवला, खजूर और चीकू इसका कितना होता है? 8 × 8। 6 × 6 किसका होता है? बहुत बार पूछा हुआ, यह अमरूद का। अमरूद, बेर और नींबू वर्गीय फल इन सभी का कितना होता है? 6 × 6। हमारा प्रश्न था अनार के पौधरोपण की दूरी कितनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 5 × 5 मीटर। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, है कॉपर तत्व की कमी से होने वाला रोग है। ऑप्शन ए बाजरा का अर्गट रोग, ऑप्शन बी धान का खैरा रोग, ऑप्शन सी मक्का का व्हाइट बट रोग, ऑप्शन डी जई का ग्रे स्पाइक रोग। तो कॉपर की कमी से कौन सा रोग होता है? कॉपर की कमी से होता है बाजरे का अर्गट रोग। बाजरे का अर्गट रोग और किसकी कमी से और किसके द्वारा हो जाता है? फंगस के द्वारा भी होता है। फंगस के द्वारा कौन सी फंगस है वो? क्लेविसेप्स फ्यूजीफॉर्मिस। क्लेविसेप्स फ्यूजीफॉर्मिस कवक के द्वारा भी हो जाता है। धान का खैरा रोग यह जिंक तत्व की कमी से हो जाता है, जिंक तत्व की कमी से। मक्का का व्हाइट बट यह भी जिंक की कमी से होता है। जई का ग्रे स्पाइक यह मैग्नीज तत्व की कमी से होता है। मैग्नीज। हमारा प्रश्न था कॉपर तत्व की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो बाजरे का अर्गट रोग। चलते हैं अन्य प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, गाजर का लाल रंग के लिए जिम्मेदार वर्णक है। ऑप्शन ए लाइकोपीन, ऑप्शन बी क्वेरसिटीन, ऑप्शन सी कैरोटीन, ऑप्शन डी एंथोसाइनिन। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो गाजर के लाल रंग के लिए जिम्मेदार वर्णक कौन सा है? एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन की वजह से गाजर का लाल रंग होता है और बैंगनी रंग, काला रंग सब किसके कारण होते हैं? ये एंथोसाइनिन के कारण। तो लाइकोपीन के कारण क्या होता है? लाइकोपीन के कारण टमाटर का लाल रंग, बहुत ही महत्वपूर्ण, टमाटर का लाल रंग। क्वेरसिटीन के कारण प्याज का पीला रंग,
बहुत ज़्यादा पूछा गया। प्याज का पीला रंग किसके कारण? क्वेरसिटीन के कारण। कैरोटीन, कैरोटीन के कारण गाजर का नारंगी रंग, गाजर का नारंगी रंग। और क्या इसके कारण होता है? गाय के दूध का पीला रंग, गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? यह कैरोटीन के कारण ही होता है। हमारा प्रश्न था गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो गाजर का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में कौन सी बकरी की नस्ल सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन करती है? ऑप्शन ए ब्लैक बंगाल, ऑप्शन बी बीटल, ऑप्शन सी जमुनापारी, ऑप्शन डी बर्बरी। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक दूध का उत्पादन कौन सी नस्ल करती है? तो वह है जमुनापारी। जमुनापारी सबसे ज़्यादा। ये कैसी नस्ल है? द्विकाजी नस्ल है, द्विकाजी नस्ल है। उत्पत्ति क्षेत्र इटावा, इटावा। ब्लैक बंगाल यह हाई किडिंग के लिए जानी जाती है, अधिक बच्चों के लिए जानी जाती है और मुख्य मांस के लिए पाली जाती है, मांस के लिए, मुख्यतः मांस के लिए पाली जाती है। बीटल यह पंजाब की है, पंजाब की एक किस्म है जो जमुना पारी की जैसे दिखाई देती है, जमुना पारी की जैसी दिखाई देती है। यह भी कैसी है? यह भी द्विकाजी नस्ल है। बर्बरी इसे सिटी गोट के नाम से जानते हैं, सिटी गोट के नाम से किसे जानते हैं? बर्बरी को। हमारा प्रश्न था निम्न में से बकरी की नस्ल सर्वाधिक दूध का उत्पादन करती है? उसका सही आंसर है सी जमुना पारी। आइए चलते हैं अन्य प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में 17वां आवश्यक पोषक तत्व है? ऑप्शन ए निकिल, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी वेनेडियम, ऑप्शन डी सिलिका। तो इसका सही आंसर क्या है? 17वां आवश्यक पोषक तत्व पूछ रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण। उसका सही आंसर है निकिल। निकिल जो है 17वां आवश्यक पोषक तत्व है। निकिल की खोज ब्राउन व बिल्ब ने, ब्राउन एंड बिल्ब वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1987 में इसकी खोज कर ली थी। 1987 में ही इनकी खोज कर ली होती है, लेकिन आवश्यक पोषक तत्व की श्रेणी में इसे 2010 में अपनाया जाता है, 2010 में अपनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण, 2010 में यह आवश्यक पोषक तत्व की श्रेणी में आ जाता है। पहले 16 तत्व थे, अब कितने हो गए हैं? 17। 17वां कौन सा है? निकिल। देखते अन्य ऑप्शनों को। तो सोडियम, वेनेडियम, सिलिका, एक और इनका साथी होता है कोबाल्ट। ये चारों के चारों कैसे हैं? लाभदायक तत्व, लाभदायक तत्व। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, अम्लीय वर्षा एसिड रेन निम्न गैसों के कारण होती है? आपको वो गैस बतानी है, कौन कौन सी हैं? ऑप्शन ए CO2 और CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी O3 मतलब ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी NO2 और SO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रश्न का सही आंसर है NO2 और SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होती है। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि अम्लीय वर्षा का pH कितना होता है? pH, तो इसका pH होता है 4। अम्लीय वर्षा का pH होता है 4। किस कारण होती है? NO2 और SO2 गैसों की अधिकता के कारण। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार, बहुत ही महत्वपूर्ण।
आम का मिलीबग, जिसे मैंगो मिलीबग कहते हैं, यह अपने अंडे कहाँ देता है? ऑप्शन ए तने पर, ऑप्शन बी पुष्पक्रम पर, ऑप्शन सी पत्तियों पर, ऑप्शन डी मिट्टी में। तो मैंगो मिलीबग अपने अंडे कहाँ देता है? यह मिट्टी में अपने अंडे देता है। इसी कारण क्या करते हैं, मैकेनिकल विधि अपनाई जाती है। मैकेनिकल विधि क्या है कि जो आम होता है, आम के चारों तरफ बेंडिंग कर दी जाती है। बेंडिंग, जब ये चढ़ता है तो उसी में चिपक जाता है। और क्या क्या करते हैं, तेल लगा देते हैं, तेल का प्रयोग किया जाता है या ग्रीस का प्रयोग भी किया जाता है, ताकि जब यह चढ़े तो उसी में चिपक जाए। तो आम का मिलीबग कहाँ अंडे देता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मिट्टी में। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिंचाई की टाइफून विधि किस फसल से संबंधित है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी आलू, ऑप्शन सी गन्ना, ऑप्शन डी बाजरा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टाइफून विधि, तो यह किस फसल से संबंधित है? यह गन्ने से संबंधित है। टाइफून विधि गन्ने से संबंधित है। इसे ही हम कहते हैं मॉडिफाइड ड्रिप, मॉडिफाइड ड्रिप सिस्टम। जो ड्रिप सिस्टम है उसका मॉडिफाइड वर्जन होता है ये। तो मॉडिफाइड ड्रिप सिस्टम किसे कहते हैं हम? टाइफून विधि को कहते हैं। किस फसल में देते हैं, सिंचाई करते हैं? गन्ने में इससे सिंचाई की जाती है। आधुनिक विधि है ये। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, आशा है आपको यह प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे और समझ में भी आ रहे होंगे। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, प्रश्न नंबर 28 आपके सामने प्रस्तुत है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1935, ऑप्शन बी 1 जनवरी 1949, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 1947, ऑप्शन डी 1 जनवरी 1950। आपसे पूछ रहा है कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीयकरण के बारे में पूछ रहा है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब होता है? 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हो जाता है। स्थापना कब होती है? स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हो जाती है। आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा, आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है। और राष्ट्रीयकरण कब होता है? 1 जनवरी 1949 को। कभी कभी आपसे पूछ लेता है इसके पहले गवर्नर कौन थे, तो इसके फर्स्ट गवर्नर कौन थे? सर ऑसबोर्न स्मिथ। सर ऑसबोर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर थे। प्रेजेंट वर्तमान में कौन है? प्रेजेंट में इस समय है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास जी वर्तमान में इसके गवर्नर हैं। आपसे पूछ लेता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यह मुंबई में है। मुंबई में है। इससे पहले कहाँ था? सबसे पहले था कोलकाता में। कोलकाता में सबसे पहले था, लेकिन 1937 से इसको ट्रांसफ़र करके मुंबई ले जाया जाता है। 1937 में ट्रांसफ़र करके कहाँ कर दिया जाता है? मुंबई में। मुंबई में 1937 से आज तक यह वहीं पर ही है। हमारा प्रश्न था भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया जाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, बगीचे की किस दिशा में वायु अवरोधी पौधे रोपित किए जाते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण। किस दिशा में वायु अवरोधी पौधे रोपित किए जाते हैं? ऑप्शन ए साउथ वेस्ट, ऑप्शन बी नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन सी साउथ ईस्ट, ऑप्शन डी नॉर्थ वेस्ट।
तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, नॉर्थ वेस्ट में वायुरोधक पौधे रोपित किए जाते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए हमारा ये नॉर्थ है, यह साउथ है, यह ईस्ट है, यह वेस्ट है, तो हम कहाँ करेंगे? इस स्थान पर, इस साइड में हम वायुरोधक पौधे को लगा देंगे। अगर क्यों लगाते हैं? क्योंकि नॉर्थ से क्या चलती है? ठंडी हवाएं। ठंडी हवाएं किधर से आती हैं? नॉर्थ से। और वेस्ट साइड से आती हैं गर्म हवाएं। गर्म हवाएं, इसीलिए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में हम वायु अवरोधी पौधों को लगाते हैं। हमारा प्रश्न था बगीचे की किस दिशा में वायु अवरोधी पौधों को लगाया जाता है? उसका सही आंसर है डी, नॉर्थ वेस्ट में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला और अंतिम प्रश्न, आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। प्रश्न है आपके सामने, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1965, ऑप्शन डी 1973 में। तो FAO की स्थापना कब होती है? 1945 में। पूरी डेट 16 अक्टूबर 1945। 16 अक्टूबर 1945 को स्थापना होती है। कहाँ होती है? रोम, इटली में। रोम, इटली। इसीलिए 16 तारीख को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। देखते हैं 1950 को क्या हुआ था। तो 1950 को योजना आयोग की स्थापना होती है। योजना आयोग 1950 में। 1965 में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB की स्थापना कहाँ होती है? आनंद, गुजरात में। 1973 में ASRB एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड की स्थापना कब होती है? 1973 में। साथियों, आपको यह सीरीज आशा है पसंद आ रही होगी। आप हमें प्रोत्साहित करने के लिए हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। नियमित वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए साथियों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय जवान, जय किसान।